सरकंडों के पीछे कौन सा शहर था, इसके मुतालिक जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको मालूम करने और मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि वो जगह इस कहानी से मुतालिक है पेशावर के मज़ाफ़ात में थी, सरहद के करीब, और जहाँ वो औरत रहती थी उसका घर झोपड़ा नुमा था सरकंडों के पीछे। घनी बाढ़ थी जिसके पीछे उस औरत का मकान था, कच्ची मिट्टी का बना हुआ। क्योंकि ये बाढ़ से कुछ फासले पर था इसलिए सरकंडों के पीछे छुप सा गया था कि बाहर कच्ची सड़क पर से गुजरने वाला कोई भी इसे देख नहीं सकता था। सरकंडे बिल्कुल सूखे हुए थे मगर वो कुछ इस तरह जमीन में गड़े थे कि एक दबीज पर्दा बन गए थे। मालूम नहीं उस औरत ने खुद वहां पेवस्त किए थे या पहले ही से मौजूद थे। बहरहाल ये कहना कि वो आहिनी किस्म के पर्दा पोश थे गलत ना होगा। मकान कह लीजिए या मिट्टी का झोपड़ा, सिर्फ छोटी छोटी 3 कोठरियां थी मगर साफ सुथरी। सामान मुख्तसर था मगर अच्छा। पिछले कमरे में एक बहुत बड़ा निवाड़ी पलंग था, उसके साथ एक ताकचा था जिसमें सरसों के तेल का दिया रात भर जलता रहता था, मगर ये ताकचा भी साफ सुथरा रहता था, और वो दिया भी जिसमें हर रोज नया तेल और बत्ती डाली जाती थी। अब मैं आपको उस औरत का नाम बता दूं जो उस मुख्तसर से मकान में जो सरकंडों के पीछे छुपा रहता था अपनी जवान बेटी के साथ रिहाइश पजीर थी। मुख्तलिफ रिवायतें हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि उसकी बेटी नहीं थी, एक यतीम लड़की थी जिसको उसने बचपन से गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा किया था। बाज़ कहते हैं वो उसकी नाजायज़ लड़की थी। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ख्याल है कि उसकी सगी बेटी थी। हकीकत जो कुछ भी है उसके मुतालिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहानी पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप खुद ब खुद कोई ना कोई राय कायम कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको उस औरत का नाम बताना भूल गया। बात असल में ये है कि उसका नाम कोई अहमियत नहीं रखता। उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, सकीना, मेहताब, गुलशन या कोई और। आखिर नाम ने क्या रखा है, लेकिन आपकी सहूलत की खातिर मैं उसे सरदार कहूँगा। ये सरदार अधेड़ उम्र की औरत थी, किसी ज़माने में यकीनन खूबसूरत होगी। उसके सुर्खों सफ़ेद गालों पर गो किसी कदर झुर्रियाँ पड़ गई थी, मगर फिर भी वो अपनी उम्र से कई बरस छोटी दिखाई देती थी। मगर हमें उसके गालों से कोई ताल्लुक नहीं। उसकी बेटी मालूम नहीं वो उसकी बेटी थी या नहीं। शबाब का बड़ा दिलकश नमूना थी। उसके खद्दो खाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे यह नतीजा अखज़ किया जा सके कि वो फाहिशा है। लेकिन ये हकीकत है कि उसकी माँ उससे पेशा कराती थी और खूब दौलत कमा रही थी। और ये भी हकीकत है कि उस लड़की को, जिसका नाम फिर आपकी सहूलत की खातिर मैं नवाब रखे देता हूँ, इस पेशे से नफरत नहीं थी। असल में उसने आबादी से दूर एक ऐसे मुकाम पर परवरिश पाई थी कि उसको सही अज़दवाजी ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं था। जब सरदार ने उससे पहला मर्द बिस्तर पर निवाड़ी पलंग पर मुतारिफ कराया तो गालिबन उसने ये समझा तमाम लड़कियों की जवानी का आगाज़ कुछ इसी तरह होता है। चुनांचे वो अपनी इस कस्बियाना ज़िंदगी से मानूस हो गई थी, और वो मर्द जो दूर दूर से चलकर उसके पास आते थे और उसके साथ उस बड़े निवाड़ी पलंग पर लेटते थे, उसने समझा था कि यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। यूं तो वो हर लिहाज से एक फाहिशा औरत थी, उन मानों में जिनमें हमारी शरीफ और मुतहर औरतें ऐसी औरतों को देखती हैं। मगर सच पूछिए तो उसको इस अमर का कतन एहसास न था कि वो गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रही है। वो उसके मुतालिक गौर भी कैसे कर सकती थी जबकि उसका इसका मौका ही नहीं मिला था। उसके जिस्म में खुलूस था। वो हर मर्द को जो उसके पास हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद तवील मसाफत तय करके आता था अपना आप सुपुर्द कर देती थी, इसलिए कि वो ये समझती थी कि हर औरत का यही काम है, और वो उस मर्द की हर आसाइश, उसके हर आराम का ख्याल रखती थी और उसकी कोई नन्ही सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करती थी।
उसको शहर के लोगों के तकल्लुफात का इल्म नहीं था। वो ये कतन नहीं जानती थी कि जो मर्द उसके पास मोटरों में आते हैं सुबह सवेरे अपने दांत ब्रश के साथ साफ करने के आदी हैं और आंखें खोलकर सबसे पहले बिस्तर में चाय की एक प्याली पीते हैं, फिर रफ़े हाजत के लिए जाते हैं। मगर उसने आहिस्ता आहिस्ता बड़े अल्लड़ तरीके पर उन मर्दों की आदत से कुछ वाकफियत हासिल कर ली थी। पर उसे बड़ी उलझन होती थी कि सब मर्द एक तरह के नहीं होते। कोई सुबह सवेरे उठकर सिगरेट मांगता था, कोई चाय, और बाज ऐसे भी होते थे जो उठने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ सारी रात जागते रहते और सुबह मोटर में सवार होकर भाग जाते। सरदार बेफिक्र थी। उसको अपनी बेटी पर या जो कुछ भी वो थी पूरा एतमाद था कि वो अपने ग्राहकों को संभाल सकती है। इसलिए वो अफीम की एक गोली खाकर खाट पर सोई रहती थी। कभी कभार जब उसकी ज़रूरत पड़ती, मिसाल के तौर पर जब किसी ग्राहक की तबीयत ज़्यादा शराब पीने के बायस एकदम ख़राब हो जाए, तो वो गुलूदगी के आलम में उठकर नवाब को हिदायत देती कि उसको अचार खिला दे या कोशिश करे कि वो नमक मिला गरम गरम पानी पिलाकर तय करा दे और बाद में थपकियाँ दे देकर सुला दे। सरदार इस मामले में बड़ी मोहतात थी कि जो ही कोई ग्राहक आता वो उसे नवाब की फीस पहले वसूल करके अपने नेफे में महफूज कर लेती और अपने मखसूस अंदाज में दुआएं देकर के तुम आराम से झूले झूलो, अफीम की एक गोली डिबिया में से निकाल कर मुंह में डालकर सो जाती। जो रुपया आता उसकी मालिक सरदार थी, लेकिन जो तोहफे तहाइफ वसूल होते वह नवाबी के पास रहते थे। क्योंकि उसके पास आने वाले लोग दौलतमंद होते थे, इसलिए वो बढ़िया कपड़ा पहनती और किस्म किस्म के फल और मिठाइयाँ खाती थी। वो खुश थी। मिट्टी से लिपे पुते उस मकान में जो सिर्फ 3 छोटी छोटी कोठरियों पर मुश्तमिल था, वो अपनी दानिश के मुताबिक बड़ी दिलचस्प और खुशगवार जिंदगी बसर कर रही थी। एक फौजी अफसर ने उसे ग्रामाफोन लाकर दिया था और साथ ही बहुत से रिकॉर्ड भी। फुर्सत के औकात में वो उनको बजाकर फिल्मी गाने सुनती और उनकी नकल उतारने की कोशिश किया करती थी। उसके गले में कोई रस नहीं था, मगर शायद वो इससे बेखबर थी। सच पूछिए तो उसको किसी बात की भी खबर नहीं थी और न उसको इस बात की ख्वाहिश थी कि वो किसी चीज़ से बाखबर हो। जिस रास्ते पर वो डाल दी गई थी उसको उसने कबूल कर लिया था, बड़ी बेखबरी के आलम में। सरकंडों के उस पार की दुनिया कैसी है इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसके कि एक कच्ची सड़क है जिस पर हर दूसरे तीसरे दिन एक मोटर धूल उड़ाती हुई आती है और रुक जाती है। हॉर्न बजता है। उसकी माँ या जो कोई भी वो थी खटिया से उठती है और सरकंडों के पास जाकर मोटर वाले से कहती है कि मोटर ज़रा दूर खड़ी करके अंदर आ जाइए, और वो अंदर आ जाता है और निवाड़ी पलंग पर उसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातों में मशगूल हो जाता है। उसकी यहाँ आने जाने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, यही 5-6 होंगे, मगर ये 5-6 मुस्तकिल ग्राहक थे और सरदार ने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि उनका बाहम तसादुम ना हो। बड़ी होशियार औरत थी। वो हर ग्राहक के लिए ख़ास दिन मुकर्रर कर देती और ऐसे सलीके से कि किसी को शिकायत का मौका ना मिलता। इसके अलावा ज़रूरत के वक्त वो इसका भी इंतज़ाम करती रहती कि नवाब माँ ना बन जाए। जिन हालात में नवाब अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी उनमें उसका माँ बन जाना यकीनी था, मगर सरदार 2-2.5 बरस से बड़ी कामयाबी के साथ इस कुदरती खतरे से निपट रही थी। सरकंडों के पीछे ये सिलसिला 2-2.5 बरस से बड़े हमवार तरीके पर चल रहा था। पुलिस वालों को बिल्कुल इल्म नहीं था, बस सिर्फ वही लोग जानते थे जो वहां आते थे, या फिर सरदार थी और उसकी बेटी नवाब या जो कुछ भी वो थी। सरकंडों के पीछे एक दिन मिट्टी के उस मकान में एक इनकलाब बर्पा हो गया। एक बहुत बड़ी मोटर जो गालिबन डॉज थी, जो डॉज मोटर आप लोग जानते नहीं होंगे, वहां आके रुकी। हॉर्न बजा। सरदार बाहर आई तो उसने देखा कोई अजनबी है। उसने उससे कोई बात नहीं की। अजनबी ने भी उससे कुछ ना कहा। मोटर दूर खड़ी करके वो उतरा और सीधा उनके घर में घुस गया, जैसे बरसों का आने जाने वाला हो।
सरदार बहुत सटपटाई, लेकिन दरवाजे के दहलीज पर नवाब ने उस अजनबी का बड़ी प्यारी मुस्कुराहट से खैर मकदम किया और उसे कमरे में ले गई, उस कमरे में जिसमें निवाड़ी पलंग था। दोनों उस पर साथ साथ बैठे ही थे कि सरदार आ गई। होशियार औरत थी। उसने देखा कि अजनबी किसी दौलतमंद घराने का आदमी है, खुश शक्ल है, सेहतमंद है। उसने अंदर कोठरी में दाखिल होकर सलाम किया और पूछा, आपको इधर का रास्ता किसने बताया? अजनबी मुस्कुराया और बड़े प्यार से नवाब के गोश्त भरे गालों में अपनी उंगली चुभोकर उसने कहा। इसने? नवाब तड़प कर एक तरफ हट गई और एक अदा के साथ कहा, हाय, मैं तो कभी तुमसे मिली भी नहीं। अजनबी की मुस्कुराहट उसके होठों पर और ज्यादा फैल गई। हम तो कई बार तुमसे मिल चुके हैं। नवाब ने पूछा। कहाँ? कब? हैरत के आलम में उसका छोटा सा मुंह कुछ इस तौर पर वाह हुआ कि उसके चेहरे की दिलकशी में इजाफे का मौजिब हो गया। अजनबी ने उसका गुदगुदा हाथ पकड़ लिया और सरदार की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये बातें अभी नहीं समझ सकती, अपनी माँ से पूछो। नवाब ने बड़े भोलपन के साथ अपनी माँ से पूछा कि ये शख्स उससे कब और कहाँ मिला था। सरदार सारा मामला समझ गई कि वो लोग जो उसके यहाँ आते हैं उनमें से किसी ने इसके साथ नवाब का जिक्र किया होगा और सारा आता पता बता दिया होगा। चुनांचे उसने नवाब से कहा, हाँ हाँ, मैं बता दूंगी तुम्हें। और वो ये कहकर बाहर चली गई। खटिया पर बैठकर उसने डिबिया में से अफीम की गोली निकाली और लेट गई। वो मुतमईन थी कि आदमी अच्छा है, गड़बड़ नहीं करेगा। वसूख से इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगलब यही है कि अजनबी, जिसका नाम हैबत खान था, अब जिला हजारा का बहुत बड़ा रईस था, नवाब के अल्लड़पन से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने रुखसत होते वक्त सरदार से कहा, आइंदा नवाब के पास और कोई ना आया करे। सरदार होशियार औरत थी। उसने हैबत खान से कहा, खान साहब, ये कैसे हो सकता है? क्या आप इतना रुपया दे सकेंगे कि? हैबत खान ने सरदार की बात काटकर जेब में हाथ डाला और 100 के नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और नवाब के कदमों में फेंक दी। फिर उसने अपनी हीरे की अंगूठी उंगली से निकाली और नवाब को पहनाकर तेजी से सरकंडों के उस पार चला गया। नवाब ने नोटों की तरफ आंख उठाकर भी क्या देखा, बस देर तक अपनी सजी हुई उंगली को देखती रही, जिस पर काफी बड़े हीरे से रंग रंग की शुआएं फूट रही थी। मोटर स्टार्ट हुई और धूल उड़ाती हुई चली गई। उसके बाद वो चौकी और सरकंडों के पास आई, मगर अब गर्दो गुबार के सिवा सड़क पर और कुछ भी न था। सरदार नोटों की गड्डी उठाकर उन्हें गिन चुकी थी। एक नोट और होता तो पूरे 2000 थे, मगर उसको इसका अफसोस नहीं था। सारे नोट उसने अपनी घेरेदार शलवार के नेफे में बड़ी सफाई से अड़से और नवाब को छोड़कर अपनी खटिया की तरफ बढ़ी और डिबिया में से अफीम की एक बड़ी गोली निकालकर उसने मुंह में डाली और बड़े इत्मीनान से लेट गई और देर तक सोती रही। नवाब बहुत खुश थी। बार बार अपनी उस उंगली को देखती थी जिसमें हीरे की अंगूठी पड़ी थी। 3-4 रोज गुजर गए। इस दौरान उसका एक पुराना गाहक आया, जिसे सरदार ने कह दिया, अब पुलिस का खतरा है, इसीलिए मैंने ये धंधा बंद कर दिया है। ये गाहक जो खासा दौलतमंद था, बेनील मरां वापस चला गया। सरदार को हैबत खान ने बहुत मुतासिर किया था। उसने अफीम खाकर पिनक के आलम में सोचा था, अगर आमदनी उतनी ही रहे जितनी की पहले थी और आदमी सिर्फ एक हो तो बहुत अच्छा है। चुनांचे उसने फैसला कर लिया कि बाकियों को आहिस्ता आहिस्ता ये कहकर टरखा देगी, पुलिस वाले हमारे पीछे है और मैं ये नहीं देख सकती कि आपकी इज्जत खतरे में पड़े। हैबत खान 1 हफ्ते के बाद नमूदार हुआ। इस दौरान सरदार 2 गाहकों को मना कर चुकी थी कि वो अब इधर का रुख न करें। वो उसी शान से आया जिस शान से पहले रोज आया था। आते ही उसने नवाब को अपनी छाती के साथ बींच लिया। सरदार ने उससे कोई बात ना की। नवाब उसे, बल्कि यूं कहिए कि हैबत खान उसे कोठरी में ले गया जहां निवाड़ी पलंग था। अब की सरदार अंदर न आई।
और अपनी खटिया पर अफीम की गोली खाकर ऊँघती रही। हैबत खान बहुत महजूज हुआ। उसको नवाब का अल्लड़पन और भी ज्यादा पसंद आया। वो पेशेवर रंडियों के चरित्रों से कतन नावाकिफ थी। उसमें वो घरेलूपन भी नहीं था जो आम औरतों में होता है। उसमें कोई ऐसी बात थी जो खुद उसकी अपनी थी, दूसरों से मुख्तलिफ। वो बिस्तर में उसके साथ इस तरह लेटती थी जिस तरह बच्चा अपनी माँ के साथ लेटता है। उसकी छातियों पर हाथ फेरता है, उसकी नाक के नथनों में उंगलियां डालता है, उसके बाल नोचता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सो जाता है। हैबत खान के लिए ये एक नया तजुर्बा था। उसके लिए औरत की ये किस्म बिल्कुल निराली, दिलचस्प और फरद बख्श थी। वो अब हफ्ते में 2 बार आने लगा था। नवाब उसके लिए एक बेपनाह कशिश बन गई थी। सरदार खुश थी कि उसके नेफे में अड़सने के लिए काफ़ी नोट मिल जाते हैं, लेकिन नवाब अपने अल्लड़पन के बावजूद बाज़ औक़ात सोचती थी, हैबत खान डरा डरा सा क्यों रहता है? अगर कच्ची सड़क पर से सरकंडों के उस पार कोई लॉरी या मोटर गुजरती है तो वो सहम क्यों जाता है? क्यों मुझसे अलग होकर बाहर निकल जाता है और छुप छुप कर देखता है कि कौन था? एक रात 12 बजे के करीब सड़क पर से कोई लॉरी गुजरी। हैबत खान और नवाब दोनों एक दूसरे से गुथे हुए सो रहे थे कि एकदम हैबत खान बड़े जोर से कांपा और उठकर बैठ गया। नवाब की नींद बड़ी हल्की थी। वो कांपा तो वो सर से पैर तक यूं लर्जी जैसे उसके अंदर जलजला आ गया है। चीख कर उसने पूछा, क्या हुआ? हैबत खान अब किसी कदर संभल चुका था। उसने खुद को और ज्यादा संभाल कर उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद ख्वाब में डर गया था। लॉरी की आवाज दूर से रात की खामोशी में अभी तक आ रही थी। नवाब ने उससे कहा, नहीं खान, कोई और बात है। जब भी कोई मोटर या लॉरी सड़क पर से गुजरती है तुम्हारी यही हालत होती है। हैबत खान की शायद ये दुखती रग थी जिस पर नवाब ने हाथ रख दिया था। उसने अपना मर्दाना वकार कायम रखने के लिए बड़े तेज लहजे में कहा, बकती हो तुम। मोटरों और लॉरियों से डरने की क्या वजह हो सकती है? नवाब का दिल बहुत नाजुक था। हैबत खान के तेज लहजे से उसके ठेस लगी और उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। हैबत खान ने जब उसको चुप कराया तो वो अपनी जिंदगी के एक लतीफ तरीन हिस्से से आशना हुआ और उसका जिस्म नवाब के जिस्म से और ज्यादा करीब हो गया। हैबत खान अच्छे कद काठी का आदमी था। उसका जिस्म गठा हुआ था, खूबसूरत था। उसकी बाहों में नवाब ने पहली बार बड़ी प्यारी हरारत महसूस की थी। उसको जिस्मानी लज्जत की अलिफ बे उसी ने सिखाई थी। वो उससे मोहब्बत करने लगी थी। यूं कहिए कि वो शय जो मोहब्बत होती है उसके मानी अब उस पर आश्कार हो रहे थे। वो अगर एक हफ्ता गायब रहता तो नवाब ग्रामाफोन पर दर्दीले गीतों के रिकॉर्ड लगाकर खुद उनके साथ गाती और आहें भरती थी। बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है? मगर उसको इस बात की बड़ी उलझन थी कि हैबत खान मोटरों की आमद और रफ्त से घबराता क्यों है। महीनों गुजर गए। नवाब की सुपुर्दगी और उसके इल्तिफात में इजाफा होता गया, मगर उधर उसकी उलझन बढ़ती गई कि अब हैबत खान चंद घंटों के लिए आता और अफरा तफरी के आलम में वापस चला जाता। नवाब महसूस कर सकती थी कि यह सब किसी मजबूरी की वजह से है, वरना हैबत खान का जी चाहता है कि वो ज्यादा देर ठहरे। उसने कई मर्तबा उससे इस बारे में पूछा, मगर वो गोल कर गया। एक दिन सुबह सवेरे उसकी डॉज सरकंडों के पार रुकी। नवाब सो रही थी। हॉर्न बजा तो चौंक कर उठी, आंखें मलती मलती बाहर आई। उस वक्त हैबत खान अपनी मोटर दूर खड़ी करके मकान के पास पहुंच चुका था। नवाब दौड़कर उसे लिपट गई। वो उसे उठाकर अंदर उस कमरे में ले गया जहां निवाड़ का पलंग था। देर तक दोनों बातें करते रहे, प्यार मोहब्बत की बातें। मालूम नहीं नवाब के दिल में क्या आई कि उसने अपनी जिंदगी की पहली फरमाइश की। खान, मुझे सोने के कड़े ला दो। हैबत खान ने उसकी मोटी मोटी गोश्त भरी सुर्ख और सफेद कलाइयों को चूमा, कई मरतबा चूमा और कहा, कल ही आ जाएंगे। तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है। नवाब ने एक अदा के साथ
मगर अपने मखसूस अल्लड़ अंदाज में कहा, खान साहब जाने दीजिए, जान तो मुझे ही देनी पड़ेगी। हैबत खान ये सुनकर कई बार उसके सत्ते हुआ और बड़ा पुरलुत्फ वक्त गुजार के चला गया और वादा कर गया कि दूसरे दिन आएगा और सोने के कड़े उसके नरम नरम हाथों में खुद पहनाएगा। नवाब खुश थी। उस रात वो देर तक मुसरत भरे रिकॉर्ड बजा बजा कर उस छोटी सी कोठरी में नाचती रही जिसमें निवाड़ी पलंग था। सरदार भी खुश थी। उस रात उसने फिर अपनी डिबिया में से अफीम की एक बड़ी गोली निकाली और उसे निगलकर सो गई। दूसरे दिन नवाब और ज्यादा खुश थी कि सोने के कड़े आने वाले और हैबत खान खुद उसको पहनाने वाला है। वो सारा दिन मुंतजर रही पर वो ना आया। उसने सोचा शायद मोटर खराब हो गई हो, शायद रात ही को आए। मगर वो सारी रात जागती रही लेकिन हैबत खान ना आया। उसके दिल को जो बहुत नाजुक था बड़ी ठेस पहुंची। उसने अपनी माँ को या जो कुछ भी वो थी बार बार कहा, देखो खान नहीं आया, वादा करके फिर गया है। लेकिन फिर वो सोचती और कहती ऐसा ना हो कुछ हो गया हो। और वो सहम सी जाती। कई बातें उसके दिमाग में आती थी। मोटर का हादसा, अचानक बीमारी, किसी डाकू का हमला। लेकिन बार बार उसको लॉरियों और मोटरों की आवाजों का ख्याल आता था जिनको सुनकर हैबत खान हमेशा बौखला जाता था। वो इसके मुताल्लिक पहरों सोचती थी मगर उसके समझ में कुछ नहीं आता था। एक हफ्ता गुजर गया। इस दौरान उसका कोई पुराना गाहक भी ना आया, इसलिए कि सरदार उन सबको मना कर चुकी थी। 3-4 लॉरियां और 2 मोटरें अलबत्ता उस कच्ची सड़क पर से धूल उड़ाती हुई गुजरी। नवाब का हर बार यही जी चाहा कि दौड़ती हुई उनके पीछे जाए और उनको आग लगा दे। उसको यूं महसूस होता था कि यही वो चीजें हैं जो हैबत खान के यहां आने में रुकावट का बायस है। मगर सोचती कि मोटरें और लॉरियां रुकावट का क्या बायस हो सकती हैं और अपनी कम अकली पर हंसती। लेकिन यह बात उसके फहम से बालातर थी कि हैबत खान जैसा तनोमंद मर्द इनकी आवाज सुनकर सहम क्यों जाते हैं। इस हकीकत को उसके दिमाग की पैदा की हुई कोई दलील झुटला नहीं सकती थी और जब ऐसा होता तो वो बेहद रंजीदा और मखमूम हो जाती और ग्रामाफोन पर दर्दीले रिकॉर्ड लगाकर सुनना शुरू कर देती और उसकी आंखें नमनाक हो जाती। एक हफ्ते के बाद दोपहर को जब नवाब और सरदार खाना खाकर फारिग हो चुकी थी और कुछ देर आराम करने की सोच रही थी कि अचानक बाहर सड़क पर से मोटर के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। दोनों ये आवाज सुनकर चौंकी क्योंकि ये हैबत खान के डॉज के हॉर्न की आवाज नहीं थी। सरदार बाहर लपकी के देखे कौन है, पुराना आदमी हो तो उसे टरखा दे। मगर जब वो सरकंडों के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक नई मोटर में हैबत खान बैठा है। पिछली नशिस्त पर एक खुशपोश और खूबसूरत औरत है। हैबत खान ने मोटर कुछ दूर खड़ी की और बाहर निकला। उसके साथ ही पिछली नशिस्त से वो औरत। दोनों उनके मकान की तरफ बढ़े। सरदार ने सोचा, हैं? ये क्या सिलसिला है? औरत के लिए तो हैबत इतनी दूर से चलकर यहाँ आता है, फिर ये औरत जो इतनी खूबसूरत है, जवान है, कीमती कपड़ों में मलबूस है, उसके साथ यहाँ क्या करने आई है? वो अभी ये सोच ही रही थी कि हैबर खान उस खूबसूरत औरत के साथ जिसने बेशकीमत जेवर पहने हुए थे मकान में दाखिल हो गया। वो उनके पीछे पीछे चली। उसकी तरफ उन दोनों में से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जब वो अंदर गई तो हैबत खान, नवाब और वो औरत तीनों निवाड़ी पलंग पर बैठे थे और खामोशी तारी थी। अजीब किस्म की खामोशी। जेवरों से लदी फंदी औरत अलबत्ता किसी कदर मुस्तरिब नजर आती थी क्योंकि उसकी एक टांग बड़े जोर से हिल रही थी। सरदार दहलीज के पास ही खड़ी हो गई।
उसके कदमों की आहट सुनकर जब हैबत खान ने उसकी तरफ देखा तो उसने सलाम किया। हैबत खान ने कोई जवाब न दिया। वो सख्त बौखलाया हुआ था। उस औरत की टांग हिलना बंद हुई और वो सरदार से मुखातिब हुई। हम आए हैं, खाने पीने का तो बंदोबस्त करो। सरदार ने सरतापा मेहमान नवाज बनकर कहा। जो तुम कहो, अभी तैयार हो जाता है। उस औरत ने, जिसे खद्दो खाल से साफ मुतरश्शिद था कि बड़ी धड़ल्ले की औरत है, सरदार से कहा। तो चलो तुम बावर्ची खाने में, चूल्हा सुलगाओ। बड़ी देगची है घर में? हाँ है। तो जाओ, उसको धोकर साफ करो। मैं अभी आई। वो औरत पलंग पर से उठी और ग्रामाफोन को देखने लगी। सरदार ने माजरत भरे लहजे में उसे कहा। गोश्त वगैरह तो यहाँ नहीं मिलेगा। उस औरत ने एक रिकॉर्ड पर सुई रखी। मिल जाएगा। तुमसे जो कहा है वो करो और देखो आप काफी हो। सरदार यह अहकाम लेकर चली गई। अब वो खुशपोश औरत मुस्कुराकर नवाब से मुखातिब हुई। नवाब, हम तुम्हारे लिए सोने के कड़ी लेकर आए हैं। ये कहकर उसने अपना वैनिटी बैग खोला और उसमें से बारीक सुर्ख कागज में लिपटे हुए कड़े निकाले जो काफी वजनी और खूबसूरत थे। नवाब अपने साथ बैठे हुए खामोश हैबत खान को देख रही थी। उसने कड़ों को एक नजर देखा और उसे बड़ी नर्म और नाजुक मगर सहमी हुई आवाज में पूछा। खान, ये कौन है? उसका इशारा उस औरत की तरफ था। वो औरत कड़ों से खेलती हुई बोली। मैं कौन हूँ? मैं हैबत खान की बहन हूँ। और ये कहकर उसने हैबत खान की तरफ देखा जो उसके जवाब पर सुकड़ सा गया था। फिर वो नवाब से मुखातिब हुई। मेरा नाम हलाकत है। नवाब कुछ ना समझी, मगर वो उस औरत की आंखों से खौफ खा रही थी जो यकीनन खूबसूरत थी मगर बड़े खौफनाक तौर पर खुली। उनमें से जैसे आग बरस रही थी। वो आगे बढ़ी। उसने सिमटी हुई सहमी हुई नवाब की कलाइयां पकड़ी और उनमें कड़े डालने लगी, लेकिन उसने उसकी कलाइयां छोड़ दी और हैबत खान से मुखातिब हुई। तुम जाओ हैबत खान, मैं इसे अच्छी तरह सजा बना कर तुम्हारी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। हैबत खान मबहूत था। जब वो ना उठा तो वो औरत जिसने अपना नाम हलाकत बताया था जरा तेजी से बोली। जाओ, तुमने सुना नहीं? हैबत खान नवाब की तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। वो बहुत मुस्तरिब था। उसकी समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाए और क्या करे। मकान के बाहर जो बरामदा सा था उसके एक कोने में टाट लगा बावर्ची खाना था। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि सरदार आग सुलगा चुकी है। उसने उससे कोई बात न की और सरकंडों के उस पार सड़क पर चला गया। उसकी हालत नीम दीवानों की सी थी। जरा सी आहट पर भी वो चौंक उठता था। जब उसको दूर से एक लॉरी आती दिखाई दी तो उसने सोचा कि वो उसे रोक ले और उसमें बैठकर वहां से गायब हो जाए, मगर जब वो पास आई तो ऐसी धूल उड़ी कि वो उसमें गायब हो गया। उसने आवाजें दी मगर गर्द के बायस उसका हलक उस काबिल ही नहीं था कि बुलंद आवाज निकाल सके। गर्दो गुबार कम हुआ तो हैबत खान नीम उड़दा था। उसने चाहा कि सरकंडों के पीछे उस मकान में जाए जहां उसने कई दिन और कई रातें नवाब के अल्लड़ पहलू में गुजारी थी, मगर वो ना जा सका। उसके कदम ही नहीं उठते थे। वो बहुत देर तक कच्ची सड़क पर खड़ा सोचता रहा कि ये मामला क्या है। वो औरत जो उसके साथ आई थी उसके साथ उसके काफी पुराने ताल्लुकात थे। सिर्फ इस बिना पर के बहुत देर हुई वो उसके खाविंद की मौत का अफसोस करने गया था जो उसका लंगोटिया था, मगर इत्तेफाक से ये मातम पुरसी उन दोनों के बाहमी ताल्लुक में तब्दील हो गई। खाविंद की मौत के दूसरे ही दिन वो उसके घर में था और उस औरत ने उसको ऐसे तहक्कुम से अंदर बुलाकर अपना आप उसके सुपुर्द किया था जैसे वो उसका नौकर है। हैबत खान औरत के मामले में बिल्कुल कोरा था। जब शाहिदा ने उसे अपने अजीब व गरीब तहक्कुम भरे इल्तिफात का इजहार किया था तो उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। इसमें कोई शक नहीं कि शाहिदा के पास बेअंदाजा दौलत थी, कुछ अपनी और कुछ अपने मरहूम खाविंद की, मगर उसे उस दौलत से कोई सरोकार नहीं था। उसको शाहिना से सिर्फ यही दिलचस्पी थी कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे पहली औरत थी। वो उसके तहक्कुम के नीचे शायद इसलिए दबके रह गया था कि बिल्कुल अनाड़ी था। बहुत देर तक वो कच्ची सड़क पर खड़ा सोचता रहा। आखिर उससे रहा ना गया।
सरकंडों के पीछे मकान की तरफ बढ़ा तो उसने बरामदे में टाट लगे बावर्ची खाने में सरदार को कुछ भूनते देखा। अंदर उस कमरे की तरफ गया जहां निवाड़ का पलंग था तो दरवाजा बंद पाया। उसने हौले से दस्तक दी। चंद लम्हात के बाद दरवाजा खुला। कच्चे फर्श पर उसको सबसे पहले खून ही खून नजर आया। वो कांप उठा। फिर उसने शाहीना को देखा जो दरवाजे के पट के साथ खड़ी थी। उसने हैबत खान से कहा, मैंने तुम्हारी नवाब को सजा बना दिया है। हैबत खान ने अपने खुश्क गले को थूक से किसी कदर तर करके उससे पूछा। कहाँ है? शाहीना ने जवाब दिया, कुछ तो उस पलंग पर है, लेकिन उसका बेहतरीन हिस्सा बावर्ची खाने में है। हैबत खान पर उसका मतलब समझे बगैर हैबत तारी हो गई। वो कुछ ना कह सका। वहीं दहलीज के पास खड़ा रहा, मगर उसने देखा कि फर्श पर गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं और एक तेज छुरी भी पड़ी है और निवाड़ी पलंग पर कोई लेटा है जिस पर खून आलूद चादर पड़ी है। शाहीना ने मुस्कुराकर कहा, चादर उठाकर दिखाऊं? तुम्हारी सजी बनी नवाब मैंने अपने हाथों से श्रृंगार किया। लेकिन तुम पहले खाना खा लो, बहुत भूख लगी होगी। सरदार बड़ा लजीज गोश्त भून रही है। उसकी बोटियां मैंने खुद अपने हाथों से काटी है। हैबत खान के पांव लड़खड़ाए, जोर से चिल्लाया। शाहीना, तुमने ये क्या किया? शाहीना मुस्कुराई। जाने मन, ये पहली मर्तबा नहीं है, दूसरी मर्तबा है। मेरा खाविन, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, तुम्हारी तरह ही बेवफा था। मैंने खुद उसको अपने हाथों से मारा था और उसका गोश्त पकाकर चील और कौओं को खिला दिया था। तुमसे मुझे प्यार है, इसलिए मैंने तुम्हारे बजाय। उसने फिक्रा मुकम्मल न किया और पलंग पर से खून आलूद चादर हटा दी। हैबत खान की चीख उसके हलक के अंदर ही फंसी रही और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब हैबत खान को होश आया तो उसने देखा कि शाहीना कार चला रही है और वो गैर इलाके में है। पहले ये बताइए, कहानी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिस तरह से दिखाया है, और उसका लास्ट में जो ट्विस्ट है वो भी एकदम स्पाइन चिलिंग। किसी को बुरी नहीं लगी ना कहानी? जी, हम लोग जो आमतौर पे आसानी से देखे सुने नहीं जाते, दोनों कहानी होते हैं लेकिन छुपे रहते हैं। आप कुछ कह आप रहे कुछ थे। करें। बंटू जी ने कभी कुछ खुशी वाली कहानियां लिखी उनकी कहानियां हैं जिनको सुन के आप लोटपोट हो जाएंगे।